हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन्स के डाइजेशन की बात करें या सिंपली हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जब सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो क्या होता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है जो हमने ली है उसको हम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और ये जो सिंपल फॉर्म है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपल फॉर्म है वो क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड। तो एक बार हम बेसिक समझ ले, देन हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड क्या है? सबसे सिंपल फॉर्म है प्रोटीन्स की जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? वो क्या है? फुल प्रोटीन या फिर होल प्रोटीन, जिसको आप बोल सकते हो फुल प्रोटीन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। फुल प्रोटीन का क्या मतलब है? जब भी हम फूड लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। उसमें कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स आपस में जुड़कर क्या बना रही हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना रही हैं, या फिर फुल या फिर होल प्रोटीन बना रही है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब ये जब बॉडी में ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा? पॉलीपेप्टाइड में होगा। देन उसके बाद ओलिगोपेप्टाइड, जो कि और शॉर्ट। तो ये क्या है? लॉन्ग चेन से शॉर्ट 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 चेन होती जाएगी, ब्रेक डाउन होती जाएगी। ओलिगोपेप्टाइड, इसी तरह से देन क्या होगा? ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, एंड लास्ट में क्या होगा कि फ्री अमाइनो एसिड रिलीज हो जाएंगे। तो ये पेप्टाइड, ये क्या है? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ये क्या है? तो ये क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक चेन में प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ लिंक होते हैं आपस में। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये इस पे डिपेंड करता है। सपोज पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, और जितने अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम क्या होगा? बॉन्ड होगा। जैसे कि अगर ये क्या है? ये 3 अमाइनो एसिड है, तो ये क्या है? ये ट्राइपेप्टाइड है, लेकिन इनमें बॉन्ड क्या होंगे? 2 पेप्टाइड बॉन्ड बीच में होंगे। इसी तरह से अगर डाइपेप्टाइड की बात करें तो 2 अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होंगे, दैट इज डाइपेप्टाइड। अब अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसके एक एंड पे क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप एक एंड पर, और दूसरे एंड पर इसके क्या होता है? अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 अमाइनो ग्रुप। अब अगर आप बॉन्ड की बात करें, पेप्टाइड बॉन्ड की, तो वो कैसे लिंक होता है? तो एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लिंक होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी के डिपेंडेंस पर यहाँ पर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज। तो सपोज ये क्या है? एक लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड की, और इनके बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जो एंजाइम्स इस चेन के बीच के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एंडोपेप्टिडेज, क्योंकि वो कहां पर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं? चेन के, पेप्टाइड चेन के या फिर प्रोटीन चेन के इंटरनल बॉन्ड्स पर एक्ट कर रहे हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के जो भी इनसाइड वाले बॉन्ड होंगे उन पर जो एक्ट करेंगे उनको हम एंडोपेप्टिडेज बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब जो टर्मिनल बॉन्ड पर, ये दोनों क्या है? ये टर्मिनल बॉन्ड्स हैं पेप्टाइड चेन के। जो एंजाइम टर्मिनल बॉन्ड्स पर एक्ट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सोपेप्टिडेज बोलेंगे। तो अगर टर्मिनल बॉन्ड पर एक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे? लास्ट वाले, टर्मिनल वाले फ्री हो जाएंगे। तो ये लास्ट में जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं वो इस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम्स होते हैं। वो जो टर्मिनल वाले पेप्टाइड बॉन्ड हैं उन पर एक्ट करते हैं और अमाइनो एसिड को फ्री कर देते हैं। अब हम देखेंगे इनका डाइजेशन कैसे होता है। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया ताकि आपको इजिली समझ आ जाए, इसको मैंने नोट्स में भी आगे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले देखो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, माउथ से खाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? माउथ आता है। ठीक है,
फूड हमने ले लिया माउथ में, किस फॉर्म में लिया, फुल प्रोटीन या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की फॉर्म में लिया, जिसमें क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मतलब बहुत सारी चेन्स का ऐसे गुच्छा बना हुआ है, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, एक प्रोटीन है पूरा, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है बॉडी में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। तो डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये माउथ में क्या है, फुल प्रोटीन गया, लेकिन माउथ में क्या होगा, सिर्फ जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, वहां पर प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता माउथ में। तो माउथ में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। अब फूड कहां पर आ गया, माउथ से ईसोफेगस में गया एंड देन कहां पर आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, एसिडिक एनवायरमेंट है, और क्या प्रेजेंट होता है वहां पर, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले जो फर्स्ट एक्शन करता है प्रोटीन्स पर, वो क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचर करता है प्रोटीन को। डीनेचर का मतलब है कि उसको अनफोल्ड करता है। जो ये फोल्डेड प्रोटीन है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसको क्या कर देगा, अनफोल्ड कर देगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि सपोज ये एक फोल्डेड प्रोटीन है, तो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड कर देगा। अब अनफोल्ड होने से क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर देगा, किसके लिए, एंजाइम्स, ताकि इस पर इजीली एक्ट कर सके। अगर ये गुच्छा सा ही बना रहेगा तो एंजाइम कैसे अच्छे से एक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो HCl सबसे पहले क्या करता है, इसको अनफोल्ड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, मीन्स उसको एक्सपोज करना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर देना, ताकि उस पर जो एंजाइम्स है वो अच्छे से एक्ट कर सके। फर्स्ट फंक्शन HCl का स्टमक में ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो स्टमक है वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन। तो जहां पर भी जन वर्ड आएगा वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है, अब जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहे हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, HCl। और पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है, जो कि HCl की प्रेजेंस में ही होता है। अब यहां पर स्टमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। अब यहां पर माउथ में तो हुआ नहीं शुरू प्रोटीन का डाइजेशन, तो स्टमक में शुरुआत हुई प्रोटीन के डाइजेशन की, बिगिंस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को शुरू करेगा इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। अब ये क्या करेगा, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में इनको तोड़ेगा। मींस क्या करेगा कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स जो फुल प्रोटीन था उसको क्या करेगा, शॉर्ट शॉर्ट चेन्स में तोड़ना शुरू कर देगा, ब्रेक करना बिगिन कर देगा। अब शॉर्ट चेन क्या होती है, मैंने बताया था, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और सबसे लास्ट में हमें क्या फॉर्म करना है, अमाइनो एसिड फॉर्म करना है, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पर चलो, फूड कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया स्टमक से। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें होती हैं, एक तो पैंक्रियास से सिक्रीशंस आती हैं, ड्यूडेनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहां पर पैंक्रिएटिक जूस आता है। पैंक्रियास के पास क्या है जो कि वो पैंक्रिएटिक जूस के थ्रू भेजेगा, उसके पास भी कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब ये एंजाइम्स क्या है, ये पैंक्रियास से रिलीज हुए हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं पैंक्रिएटिक जूस के थ्रू। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में आए हैं, इनको भी एक्टिव करना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों आए हैं, इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए आए हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स के डाइजेशन कर रहे हैं। कहीं ये अगर एक्टिव होते तो ये तो पैंक्रियास से ही अपना काम शुरू करते आते, तो पैंक्रियास को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते, तो इसलिए इनको वहीं पर एक्टिवेट किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक्टिवेट किया जाता है, ताकि ये वहीं पर उसी टाइम पर प्रोटीन्स की डाइजेशन करे जिस टाइम पर जरूरत है। अगर लंबे टाइम से ये एक्टिव रहेंगे तो ये हमारे ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उसी को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जब ये एक्टिव होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होते हैं, जब प्रोटीन्स का एक्चुअल डाइजेशन की जरूरत होती है। उसके बाद इंटेस्टाइन में क्या होता है, म्यूकोजल लेयर भी होती है जो कि इन एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है इंटेस्टाइन को, ताकि वो उसी को डाइजेस्ट ना कर ले। अब दूसरा आता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। इस माइक्रोविलाई के ऊपर क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब इनमें से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, एंटीरोकाइनेज।
एंटीरोकाइनेज फर्स्ट एंजाइम जो कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, इसको एंटीरोकाइनेज या फिर एंटीरोपेप्टिडेज बोलते हैं। ये सबसे पहले ये जो ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज हुआ था, इस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है। तो इसको क्या किया, इसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव थी, ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ये बाकी सभी को एक्टिव करेगा। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। काइमोट्रिप्सिन क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो ट्रिप्सिन आगे बाकियों को एक्टिवेट कर रहा है। अब ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिलीज हुआ था उसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा, और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी क्या है, एक्टिव फॉर्म है, और ये भी ये ट्रिप्सिन ही एक्टिव करेगा इसको। उसके बाद ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और होते हैं जैसे कि अमाइनो पेप्टिडेज। अमाइनो पेप्टिडेज नेम से क्लियर है, ये क्या करेगा, रिमूव अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ पेप्टाइड, जो कि यहां पर मैंने दिखाया था कि ये क्या है, अमाइनो टर्मिनल एंड है, तो उस साइड से क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड को रिमूव करेगा अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ पेप्टाइड से। दूसरा क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करेगा, जो कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड है वहां से अमाइनो एसिड को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। अब इसके बेस पे ये देखो, अमाइनो पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये क्या कर रहे हैं, ये अमाइनो एसिड की जो टर्मिनल्स हैं उस पर एक्ट कर रहे हैं, टर्मिनल पर, एंड पर एक्ट कर रहे हैं, ताकि जो अमाइनो एसिड है वो फ्री हो जाए, क्योंकि लास्ट में अमाइनो एसिड ही एब्जॉर्ब होना है ब्लड में। तो इन एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टिडेज बोलेंगे। किस किस को, अमाइनो पेप्टिडेज को, कार्बोक्सी पेप्टिडेज को हम क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम्स बोलेंगे। वेयर एज अगर हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये क्या है, ये एंडोपेप्टिडेज है। एंडोपेप्टिडेज मतलब ये चेन के जो अंदर वाले बोन्स हैं उन पर एक्ट करते हैं। ये इस टर्मिनल बोन पर एक्ट नहीं करेंगे, ये इनसाइड वाले बोन पर एक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, शॉर्ट चेन्स बनेंगी प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की शॉर्ट चेन्स बनेंगी, ना कि अमाइनो एसिड रिलीज होंगे। तो इन्होंने तो क्या कर दिया, शॉर्ट चेन बना दी, पेप्सिनोजन ने, ट्रिप्सिन ने, काइमोट्रिप्सिन ने, इन्होंने शॉर्ट चेन बना दी। अब इन शॉर्ट चेन में से क्या है कि फ्री अमाइनो एसिड कौन रिलीज करेगा, अमाइनोपेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। उसके बाद और कौन से आते हैं, डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, ये सब क्या है, एक्सोपेप्टिडेज हैं, एंड टर्मिनल पर एक्ट करेंगे। अब डाइपेप्टिडेज क्या करेगा, ब्रेक डाइपेप्टाइड इनटू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। तो डाइपेप्टाइड क्या, ये डाइपेप्टाइड है, तो ये इसको तोड़ेगा तो ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड बन जाएंगे। उसके बाद ट्राइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज एंजाइम क्या करेगा, जो ट्राइपेप्टाइड्स हैं उनको पहले डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्राइपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइड्स एंड लास्ट में क्या होता है, अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये अब रेडी है ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ब्लड में कौन जाएगा, सबसे सिंपल फॉर्म जाएगा जो कि अमाइनो एसिड है, जिसको जो हमारे सेल्स हैं वो यूज कर लेंगे, और आगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो इस तरह से होंगी। सो यहाँ पर मैंने नोट्स में भी ये बताया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले स्टमक में, क्योंकि माउथ में नहीं होता तो स्टमक से हम शुरू करेंगे। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या हेल्प करता है, क्योंकि उसमें HCl होता है, वो डीनेचुरेशन ऑफ करता है प्रोटीन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। अब एंजाइम इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि एक्टिवेटेड एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये पेप्सिनोजन से एक्टिवेटेड हुआ है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिगिंस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। ये स्मॉलर पेप्टाइड में बिगिन कर देगा, शुरुआत कर देगा, मतलब कि जो लॉन्ग चेन है उसको शॉर्ट में तोड़ देगा। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तोड़ते कैसे हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज मींस एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करके स्मॉलर चेन्स बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, एंड दूसरे कौन से होते हैं, ब्रश वाटर एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या करेंगे, पार्शली डाइजेस्टिव प्रोटीन्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, दे आर मिक्स विद पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम्स बोलते हैं या फिर जाइमोजेंस बोलते हैं। बाय द पैंक्रियाज इन द डियोडेनम, दिस प्रिवेंट्स द एंजाइम फ्रॉम डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स इन द पैंक्रियाज इटसेल्फ, ताकि पैंक्रियाज के सेल्स को ही ना डाइजेस्ट कर ले ये एंजाइम्स, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। दीज एंजाइम्स फर्दर ब्रेक डाउन पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर ओलिगोपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। ये भी क्या करते हैं कि जो पेप्टाइड की जो चेन्स हैं उनको शॉर्टर में कन्वर्ट करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और अमाइनो
अमाइनो एसिड। अब ये जो ब्रश वाटर एंजाइम है इसमें फर्स्ट कौन सा आता है, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज या फिर एंटीरोपेप्टिडेज, ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है और एक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिन है। अब ये एक बार एक्टिव हो गया ट्रिप्सिन, देन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। अब ये जो पेप्टिडेज हैं जैसे कि अमाइनो पेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज, तो अभी तक हमने जो पढ़े थे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये क्या है, एंडोपेप्टिडेज है। ये शॉर्ट चेन में उनको तोड़ देंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को। अब जो शॉर्ट चेन है वो आगे देन फ्री अमाइनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा उनको, कार्बोक्सीपेप्टिडेज करेगा, अमाइनो पेप्टिडेज करेगा एंड डाइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज। तो ये सभी क्या करेंगे, फ्री अमाइनो एसिड रिलीज करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्सोपेप्टिडेज बोलते हैं। लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स इनटू फ्री अमाइनो एसिड, ये फ्री अमाइनो एसिड में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड बन गए हैं। अब सबसे पहले ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, मींस इंटेस्टाइन का अंदर वाला जो पार्ट है, इनसाइड वाला पार्ट। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब होने से पहले, ब्लड से एब्जॉर्ब होने से पहले, ये जो इंटेस्टाइनल के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स मींस जो लाइनिंग वाले सेल्स हैं, वहां से इनको गुजरना होगा, देन ये ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब होंगे। तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल ल्यूमन में हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ ट्राइपेप्टाइड है, कुछ डाइपेप्टाइड है। सबसे पहले अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन कुछ जो ट्राइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है, वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से जो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, एंटीरोसाइट्स, एपिथेलियल सेल्स, उसमें एंटर हो जाते हैं। जैसे कि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड एंटर हो गए। अब ये एंटर किसके थ्रू होते हैं, यहाँ पर पेप्ट-1 ट्रांसपोर्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1। यूजिंग कौन सा, प्रोटोन यहाँ पर यूज होता है, H पॉजिटिव आयन, वो भी साथ में ही एंटर होता है। अब डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड तो ब्लड में ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमाइनो एसिड में। तो अगर तो ये अमाइनो एसिड में, इंटेस्टाइन में ही कन्वर्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो इंटेस्टाइनल के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, उसके पास एंजाइम है। कौन से एंजाइम्स हैं, डाइपेप्टिडेज एंड ट्राइपेप्टिडेज, जो कि हमने पीछे पढ़े थे। और इनको हम और क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर पेप्टिडेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइनल के सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये इन डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड को क्या करेगा, फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो अमाइनो एसिड, ये तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड की बात हो गई, जो कि पेप्ट-1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो फ्री अमाइनो एसिड है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटेस्टाइनल ल्यूमन से स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल तक जाते हैं। तो कौन से है, सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इसी तरह से सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर भी होता है, जिसमें सोडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनमें क्या है, एटीपी का यूज होता है। अब यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ब्लड में ये तो एब्जॉर्ब हो गया अमाइनो एसिड बेसोलेटरल ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। अब ये जो सोडियम है ये भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, और एटीपी का यूज होगा। तो इसी तरह से होता है कि पहले जो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, और जो अमाइनो एसिड है देन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अमाइनो एसिड सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी हो सकते हैं, सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू भी हो सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो ल्यूमन है उससे इंटेस्टाइनल लाइनिंग तक कैसे जाएंगे। सबसे पहले आता है पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट पेप्टाइड जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर वाया ट्रांसपोर्टर लाइक पेप्ट-1, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1। अभी हमने देखा कि जो ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड वो क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड है, वो पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू इंटेस्टाइनल लाइनिंग में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दिस ट्रांसपोर्टर यूजेस अ प्रोटोन ग्रेडियंट टू को ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड इनटू द सेल। तो ये भी प्रोटोन ग्रेडियंट का यूज करते हैं, H पॉजिटिव आयन का यूज करते हैं, वो भी साथ में ही सेल लाइनिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद इनसाइड द एंटीरियोसाइट्स, एंटीरियोसाइट्स मींस जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये जो शॉर्ट पेप्टाइड है वो ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, अमाइनो एसिड में, बाय इंट्रासेल्यूलर पेप्टिडेज। क्योंकि सेल के अंदर ये पेप्टिडेज एंजाइम प्रेजेंट है, इसलिए इसको इंट्रासेल्यूलर बोला गया है। जैसे कि जो डाइपेप्टिडेज है वो डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ट्राइपेप्टिडेज क्या करेगा,
पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करेगा। देन उसके बाद आता है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स। अब अमाइनो एसिड कैसे, जैसे जो अमाइनो एसिड बन गए, चाहे वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर बने चाहे वो ल्यूमन में थे, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, जो कि फ्री अमाइनो एसिड है वो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, और एनर्जी का यूज होता है, और सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, दोनों तरह के ट्रांसपोर्टर यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और देन ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू बेसोलेटरल ट्रांसपोर्टर्स। देन उसके बाद क्या होता है, ये सर्कुलेशन में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकी। सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाते हैं। लीवर में ये क्या होंगे, वेयर दे कैन बी मेटाबोलाइज हो सकते हैं, और रिलीज इनटू द जनरल सर्कुलेशन टू बी यूज बाय वेरियस टिश्यूज। अभी हम लीवर में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एंड देन ये टिश्यूज के पास जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर फंक्शन, क्योंकि हमारी सेल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, और हमारी बॉडी का ये क्या है, बॉडी बिल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड पूल। अमाइनो एसिड पूल क्या होता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है इस तरह से अमाइनो एसिड का भी एक पूल होता है। तो ऐसे इसका कोई पूल नहीं होता, लेकिन ये हमारे जो सर्कुलेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अमाइनो एसिड। द अमाउंट ऑफ फ्री अमाइनो एसिड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। तो थ्रू आउट द बॉडी जो अमाइनो एसिड डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड पूल। ऑल द टिश्यूज कैन ड्रॉ फ्रीली एनी अमाइनो एसिड फ्रॉम दिस पूल व्हेन नीडेड। इसमें क्या होता है कि जब भी टिश्यूज को अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ से क्या ले लेते हैं, अमाइनो एसिड ले लेते हैं। जब भी कोई नई चीज़ों की बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन या और स्ट्रक्चर्स का रिपेयर होना, मेंटेनेंस होना, तो ये अमाइनो एसिड को ले लेते हैं। एंड कैन ऑल्सो डिस्चार्ज अमाइनो एसिड इन दिस पूल बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। और जब ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की तो इसमें डाल भी देते हैं, तो इसमें अमाइनो एसिड, फ्री अमाइनो एसिड पड़े होते हैं। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो ये क्या रहता है, एक बैलेंस रहता है हमेशा ही बॉडी में, न्यू प्रोटीन भी बन रहे हैं और ब्रेक डाउन भी हो रहा है प्रोटीन का, तो ये एक बैलेंस रहता है। एज सच कोई स्टोर नहीं होता प्रोटीन्स का बॉडी में। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इसमें आता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन मींस कट, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनका सिंपल में ब्रेक डाउन होना। उसके बाद एनाबॉलिज्म क्या आता है, एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन, कि कोई भी जो नई चीज की जो फॉर्मेशन है, और उसमें क्या होता है कि एटीपी की जरूरत पड़ती है। जब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो जब चीजें टूटती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में नई चीजें बननी है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलेगी वो एनाबॉलिज्म में यूज कर ली जाएगी। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, बायोडिग्रेडेटिव फेज है ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप और बायोसिंथेसिस फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें चीजें बनती हैं, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म विच इज फुलफिल्ड बाय एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है वो एनाबॉलिज्म यूज कर लेता है। नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या होती है, जो लीवर में जाता है ये प्रोटीन, तो लीवर में क्या होता है कि डीएमिनेशन होता है एंड यूरिया फॉर्मेशन होती है। तो जब भी प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो यूरिया की फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। और ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी में। तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि लेस डेंजरस है। और देन ये यूरिया हमारी बॉडी से किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिया साइकिल भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले डीएमिनेशन क्या होता है, डीएमिनेशन इन द लीवर, लीवर में ही होता है। अमाइनो एसिड अंडरगो डीएमिनेशन, मतलब जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव कर दिया जाता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप हमने देखा था NH2 वाला, और एक ग्रुप कौन सा था, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH वाला। तो अमाइनो ग्रुप रिमूव कर देना, दैट इज डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अमाइनो को निकालना, प्रोड्यूसिंग अमोनिया। तो अमाइनो ग्रुप को निकालेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, और साथ में ही क्या बनेगा, एक कीटो एसिड बनेगा, अ कीटो एसिड। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं। देन उसके बाद आता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन अमाइनो ग्रुप का। इसमें क्या होता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है कैन बी कन्वर्टेड टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो ग्रुप है
इसको ही कीटो एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है नए अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, विच हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड दो टाइप के होते हैं, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो वो हमें डाइट से चाहिए होते हैं। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी बना सकती है, तो वो ये ट्रांसएमिनेशन के थ्रू बना सकती है। देन उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड किसके लिए यूज होते हैं? टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए, जैसे डीएनए के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी। दिस प्रोसेस अकर्स इन द राइबोसोम, और ये सेल्स के राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम क्या प्रोटीन फैक्ट्री है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। जो भी एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं कैन बी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए वो अमाइनो एसिड यूज होते हैं। द कीटो एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम डीएमिनेशन कैन एंटर मेटाबॉलिक पाथवे। अब यहाँ पर दो चीजें बनी थी डीएमिनेशन में, एक अमोनिया बना था, एक कीटो एसिड बना था। अमोनिया तो वेस्ट है, वो निकल गया बॉडी से, लेकिन जो कीटो एसिड है ये क्या करेगा? कीटो एसिड कैन एंटर मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे में यूज हो जाएगा, जैसे कि क्रेब्स साइकिल में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसमें एंटर होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जिससे एटीपी प्रोड्यूस होगी। अब इस प्रोसेस से क्या होता है? द बॉडी हैज अ नेसेसरी अमाइनो एसिड, बॉडी को अमाइनो एसिड मिल रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सेल्स की मेंटेनेंस के लिए। ऑल्सो मैनेजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली, ऑल्सो ये जो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है ये भी इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है। अब अमोनिया का कैसे वेस्ट प्रोडक्ट आता है? ये क्या है? यूरिया साइकिल है। तो ये सब कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। सबसे पहले लीवर में क्या होता है कि CO2 प्लस NH3, ये जो अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बामोइल फॉस्फेट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये किस में जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है ये प्रोसेस। एंड लास्ट में क्या होता है कि यूरिया निकलता है और वाटर का एडिशन होता है। तो ये जो यूरिया है ये देन किडनीज में जाता है एंड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, जो आगे जो प्रोसेस है बाकी की चीज़ें वो दोबारा से जो यूरिया साइकिल है उसमें यूज़ हो जाती हैं न्यू अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, और जो वेस्ट है वो किडनीज के थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो आई होप आपको प्रोटीन्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ हो। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।